चलिए एक दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आइए उसको हम लोग कर लेते हैं आज, है ना। ये सब पूछा गया है, कभी कभी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है सब। ये क्या गेम थ्योरी पढ़ रहे थे क्या आप लोग? समझ में आया? अब आप गेम खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं आप। चलो बाबू, चलो बाबू। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया था ना। चलिए एक आप हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये सब दो दो नंबर में या 4.5 में पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, या इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बेटा? एंट्रोपी प्रिंसिपल। जैसे जितना लिखवा रहे बेटा उतना ही याद कर डालना, बहुत रेगुलर सवाल नहीं है ये सब, जितना रेगुलर पढ़ना था उतना पढ़ चुके हैं आप लोग। आजकल मिला करके चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, ऐसी को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, लिखिए, इसमें लिखें, वी हैव सीन दैट, लिखना ही है इसमें, सब ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन समझते हैं आप ना, खाली लिखना है इसमें। जो पुरानी चीज़ें आप जानते हैं उसी को एक बार इस हेडिंग के अंदर लिख लेना है बस। मतलब ऐसे इसमें कोई नई चीज़ हम नहीं बताएंगे, बस जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उसको ये भी कहते हैं, आपको आज पता चलेगा, है ना। जैसे घर में किसी का नाम मान लीजिए, बाहर का किसी का नाम होता है कबीर सिंह, मान लीजिए बाहर किसी का नाम है, और घर में नाम चिंटू होता है उसका, है ना। तो पर्सनैलिटी तो वही है वो। तो यही है कि पहले से आप जानते हो उसको, बस अभी आपको पता चला अच्छा इसका नाम चिंटू भी है ना, बस यही काम है। चल लिखिए, वी हैव सीन दैट, चिंटू लिखो, वी हैव सीन दैट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, we have seen that entropy of a system remains constant, entropy of a system remains constant in reversible cyclic processes, in reversible cyclic processes, but increases in all irreversible processes, since a reversible process represents a limiting ideal case, since a reversible process represents a limiting ideal case, comma, all actual processes
all actual processes are irreversible. All actual processes are irreversible. It means that cycle after cycle, operation is performed. Cycle after cycle, operation is performed. The entropy of the system increases and tends to maximum value. This is the principle of increase in entropy. Or entropy principle. And may be stated as इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, मे बी स्टेटेड एज इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड or self-contained system either increases or remains constant according as the process it undergoes are irreversible or reversible. चलिए जरा पढ़ डालिए पूरा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा और पढ़ के बताइए क्या इसमें कोई नई चीज़ हमने बताई है क्या आपको? जरा पढ़ के बताइए पूरा, कुछ नया था क्या इसमें? देखिए बताइए बताइए, पढ़ के जरा पूरा बताइए, कुछ नई चीज़ थी क्या इसमें? क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप पहले से नहीं जानते हैं? सोच के बताइए। हाँ, मतलब आइडियल केस, रिवर्सिबल प्रोसेस किस में होता है? जो आइडियल केस होता है ना, 4 कंडीशन फॉलो होगा तभी होगा, और पता 4 कंडीशन फॉलो नहीं होगा, उसी को आइडियल केस कहते हैं। आइडियल केस की लिमिटेशंस होती हैं, होती नहीं होती हैं? जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में आएगा कि ये कुछ भी नया नहीं है। हम लोग 2 रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक रिजल्ट क्या कह रहा है कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होती है, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। जब हमने पढ़ा है ना, उसी दोनों रिजल्ट को मिला करके एक प्रिंसिपल बोल दिया गया, उसी का नाम क्या था? एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो कुछ नया नहीं है बेटा इसमें, जो पुराना रिजल्ट आप वेरीफाई किए हैं उसी को कंबाइन करके एक नया प्रिंसिपल क्या कर दिया गया है? बना दिया गया है। बात समझ नहीं आ रही है? कुछ नया है क्या इसमें? नहीं है भाई। आप जानते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। ये हम प्रूव भी किए हैं।
और प्रूफ किए हैं तो उसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या कर दिया गया बेटा, लिख दिया गया है, और वही स्टेटमेंट आपका क्या है, एंट्रोपी प्रिंसिपल है। कुछ नया था क्या इसमें? नहीं था। चलिए छापिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, सब पूछा गया है सब, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी ये भी पढ़ा हुआ है आपका, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, बस इस तरीके से नहीं पढ़ा गया है। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपको कॉपी के अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। जितना कॉपी में खाली बस उतना प्रिपेयर कर लीजिए, उतना ही आप लोग नहीं कर पाते हैं। जितना क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो सारा का सारा आपको कॉपी मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट होगा आप लाइएगा, हम आपको बता देंगे किस तरीके से पूछा गया है। जैसे इसी को अगर एंट्रोपी प्रिंसिपल नहीं लिख करके पूछा गया रहता तो आप कर ले जाते। अब एंट्रोपी प्रिंसिपल अगर अचानक से आ गया रहता तो आप नहीं कर पाते, पता ही नहीं था आपको, जबकि आप पढ़े हैं। आप उसी टॉपिक को प्रिपेयर करके जाते, पर अगर एंट्रोपी प्रिंसिपल पूछ देता आप नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो अब आप कर ले जाएंगे, एंट्रोपी प्रिंसिपल पूछेगा, इसी को लिख देना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डाल दीजिए। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डिग्रेडेशन क्या होता है ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जब आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सिंक से क्या निकलता है आपका, धुआं निकलता है, एयर निकलता है। भाई गाड़ी आप चलाते हैं अगर तो साइलेंसर से आपका धुआं निकलता है ना, तो क्या उस धुएं वाली एनर्जी पे कोई कंट्रोल आपका है? नहीं है। सिंक से जो एनर्जी आपने रिजेक्ट कर दी, क्या उस पर आपका कोई कंट्रोल है? नहीं है। तो एनर्जी, भाई देखिए पेट्रोल आपको मिला, पेट्रोल आपने भरवाया, तो पेट्रोल जो है वो क्या है, आपका एनर्जी है। अब आपके ऊपर है कि उस एनर्जी का कितना पार्ट आप खर्चा कर रहे हैं, कितना पार्ट आप वेस्ट कर रहे हैं। और जो पार्ट बेटा आप वेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। बात समझ आ रहा है ना? सिंक से जो एनर्जी आप रिजेक्ट कर देते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, या उससे हम कोई यूजफुल वर्क नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो कितना आसान होता, कर सकते तो कितना आसान होता, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है हमारी, पर हम नहीं कर सकते, है ना? सिंक से जो एनर्जी हम रिजेक्ट कर देते हैं उससे हम कोई भी यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं कर सकते। और इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जैसे नाखून हमारे बढ़ते हैं, बाल हमारा बढ़ता है, ठीक है ना? तो क्या इन प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, पर एनर्जी तो लग रही है ना, एनर्जी तो जा रही है, ठीक? तो ऐसे प्रोसेस जिनसे आप कोई यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं पा सकते, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? अनअवेलेबल एनर्जी। और हो क्या रहा है आप समझिए, जब पेट्रोल आप भरवाते हैं, जब कोयला आप घर पे लाते हैं, आप जलाते हैं उसको, तो कोयला क्या है? अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसको आप लगातार किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं? अनअवेलेबल एनर्जी में, है ना? तो मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी खर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी को डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि एनर्जी को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं जिससे हम कोई यूजफुल वर्क नहीं पा सकते। जैसे पंखा हमारे चलता है, पंखा चलता है तो देखिए पंखे का सेंटर जब आप छूएंगे तो पंखा गर्म लगेगा आपको। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कुछ पार्ट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जो पार्ट आपका लॉस होता है, क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अब जो पार्ट लॉस हो गया वो तो बर्बाद हो गया आपका। उससे आप चाहिए कि हम दूसरा पंखा चला लें, तो क्या है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। कहने का मतलब मेरे ये है कि अवेलेबल एनर्जी है, उसको हम लगातार अनअवेलेबल एनर्जी में क्या करते जा रहे हैं बेटा? कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी की सारी एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। और वही क्या होगा? कयामत का दिन होगा। उसी दिन पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। आमिर खान की पिक्चर थी ना, कयामत से कयामत तक। तो कयामत से में क्या था? कयामत तक का मतलब क्या था? कि सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? ख़त्म हो जाएगी, है ना? और फिर उसी समय एंट्रोपी क्या होगी? मैक्सिमम। और फिर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग जीरो पे आ जाएंगे। भगवान फिर अवेलेबल एनर्जी देंगे, फिर से खर्चा करना पड़ेगा हम लोगों को। खैर अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, ठीक है ना? तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, उतनी दूर तक जाना नहीं है, ठीक है ना? तब तक जो है कोई टेंशन नहीं लेंगे। हम लोग जितने हैं उतनी में नरक मचा ले, बहुत बड़ी बात है। चलिए लिखिए, सिंस मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ी फिलॉसफी है इसमें, थोड़ी फिलॉसफी है, मैथ्स नहीं, थोड़ी फिलॉसफी है, तो लिखना पड़ेगा आप लोग को। ऐसे टाइप है ये। सिंस ऑल द
और याद करने में तो दादी नानी सब याद आ जाएंगे आप लोगों को। सिंस ऑल द फिजिकल ऑपरेशन, since all the physical operation, since all the physical operation, all the physical operation in the universe, in the universe, in the universe are irreversible, in the universe are irreversible, irreversible. For every such operation, for every such operation, for every such operation performed, for every such operation performed, for every such operation performed, comma, a certain quantity of, a certain quantity of, a certain quantity of, a certain quantity of energy of the universe, a certain quantity of energy of the universe, energy of the universe becomes unavailable, becomes unavailable, becomes unavailable for useful work, for useful work, for useful work, and is added to, and is added to, and is added to universe, and is added to universe, and is added to universe in the form of, in the form of, in the form of heat, in the form of heat through conduction, in the form of heat through conduction, comma, radiation, conduction, comma, radiation, or friction, or friction. In this way, in this way, in this way, in this way, in distant future, in this way, in distant future, in distant future, on account of, on account of different forms, in this way, in distant future, डिस्टेंट फ्यूचर का मतलब क्या, दूर भविष्य में, इन डिस्टेंट फ्यूचर, देखिए फिलॉसफी है, सब ऐसे है, इन डिस्टेंट फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, all energies, all energies, all energies existing, all energies existing, existing in the different forms, in the different forms, in the different forms will be converted, will be converted, will be converted, will be converted into heat energy, will be converted into heat energy, heat energy, and will be unavailable, and will be unavailable, unavailable for conversion into, and will be unavailable for conversion into, for conversion into mechanical work, for conversion into mechanical work, for conversion into mechanical work, that is inverted comma open करके लिखिए, लिखिए that is the available energy of the universe, that is the available energy of the universe, that is the inverted comma open करके लिखिएगा, the available energy of the universe will tend, will tend, will tend towards zero, will tend towards zero. मतलब अवेलेबल एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, ज़ीरो की तरफ बढ़ती जा रही है. अवेलेबल एनर्जी विल टेंड टुवर्ड्स ज़ीरो. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, ठीक है. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दिस इज स्पोकन एज द, दिस इज स्पोकन एज द, दिस इज स्पोकन एज द principle of
दिस इज स्पोकन एज द प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज स्पोकन एज द प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी. डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी and implies that although the total amount of energy is conserved, 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 comma, it is transformed into a form which is unavailable for work. It is transformed into a form which is unavailable for work. Which is unavailable for work. ओके, पूरा कहानी पढ़ डालिए. इससे है ये, पूरा कहानी पढ़ डालिए एक बार. पूरी कहानी पढ़िए, कहानी है ये. अब देखिए कितना याद हो पाता है, कितना लिख पाते हैं आप. ये भी चैलेंज है, ये भी चैलेंज है कि कितना याद हो पाता है, कितना लिख पाते हैं आप. क्योंकि मुश्किल है भाई, ये लैंग्वेज इसकी देखिए थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आप लोगों को, है ना. पर ये बेटा ऐसे ही लिखना होता है ना. ये अलग से टॉपिक है जिसको ऐसे ही लिखना होता है. समझ तो रहे हैं आप क्या हो रहा है, समझ तो रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना. पर जब लिखते हैं आप तो थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी मुश्किल है. तो हम समझ रहे हैं आपकी बात को, आपकी भावनाओं को. पर बेटा लिखना ऐसे ही पड़ेगा इसको. अच्छी बात है कि रेगुलर पूछा नहीं जाता है ये सब. कभी पूछ दिया गया था तो पूछ दिया गया, जैसे ये 2012 में पूछा गया था एक बार, उसके बाद से नहीं पूछा गया. 2012 में डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी पूछा गया था, उसके बाद से नहीं पूछा गया. पर क्योंकि पूछा गया था वही कॉपी में होना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग हमको गाली ना दे पाएँ कि यार नहीं पढ़ाए थे. अपने आप को भले दें कि यार हम नहीं पढ़े. पढ़ डालिए, पूरी कहानी पढ़ डालिए. और देखिए इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो लोग पहले ही सीख चुके हैं. इस आए हम नहीं कर सकते ना, यही तो बात है, हम कर ही नहीं सकते. बेटा सब कुछ हम ही लोग कर लेते तो भगवान की क्या ज़रूरत होती. अब तुम लोग साइंटिस्ट बन जाओ, तुम लोग सोचना कैसे करेंगे. हम तो हमसे तो नहीं हो पाया भाई, हम तो पढ़ने पढ़ाने में लग गए. मतलब हाँ ठीक, एनर्जी का सोर्स है. हाँ वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसी को तो ब्लैक होल कहते हैं. हाँ ब्लैक होल क्या होता है, डेड स्टार होता है. ब्लैक होल आप वर्ड सुने होंगे, ब्लैक होल क्या डेड स्टार होता है. तो सन भी धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा लाइट की तरह से. बस इकट्ठे फ्यूज नहीं होगा, धीरे धीरे फ्यूज होगा. जैसे बल्ब इकट्ठे फ्यूज होता है ना, वैसे ही सन धीरे धीरे फ्यूज होगा. अपने को टेंशन नहीं लेना है, तब तक ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे. हाँ अभी उसकी लाइफ काफ़ी लंबी है, तब तक ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे. तब तक 2-3 बार जन्म तो ले ही चुके होंगे हम लोग. हाँ वार्म होल का कॉन्सेप्ट तो वार्म होल के बारे में तो यार उतना कॉन्सेप्ट मेरा नहीं पता है, क्योंकि वार्म होल के बारे में कोई पढ़े नहीं हम लोग. ब्लैक होल के बारे में बता सकते हैं आपको. आप ये तो ब्लैक होल के बारे में बताएं कुछ, आपको इंटरेस्टिंग बात है. जानते हैं आप, क्या जानते हैं बताइए. आइंस्टीन तो बेटा थे ही नहीं था जब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया था. तो सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था. आइंस्टीन ने ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं बताया था. आइंस्टीन ने नहीं बताया था. आइंस्टीन ने ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं बताया था. तब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किसी को पता था. आइंस्टीन ने बताया था, एस चंद्रशेखर ने बताया था. और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. हर जगह आइंस्टीन को मत घुसा दिया करो, उनसे बड़े भी साइंटिस्ट हैं. कौन सर बताए थे? क्या तुम सर को पूरी फीस दिए थे? तो गलत बात क्यों बताए वो?
आइंस्टीन ने ब्लैक होल के बारे में कभी नहीं बताया था, एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले बताया था। ब्लैक होल देखिए होता क्या है, जैसे डेंसिटी बराबर किसके होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के ना, ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब स्टार आपका श्रिंक होता है मतलब क्या कि रेडियस उसकी घटती है। तो आप एक बात बताइए, जब रेडियस आपकी घटते घटते किधर होती जा रही है, जीरो होती जा रही है, तो डेंसिटी किसको टेंड करेगी आपकी, इनफाइनाइट को। डेंसिटी किसको टेंड करती है बेटा, इनफाइनाइट को। और यही ब्लैक होल होता है, यही ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अपने आसपास आने वाली चीज़ों को वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है। और जितना आपका मास होगा E = mc² से उतनी एनर्जी वो क्या कर देगा, निकाल देगा। जितना मान लीजिए 10 किलो के आप हैं, तो 10 किलो के बराबर एनर्जी क्या कर देगा, वो निकाल देगा, आपको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ, और आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका उल्टा होता है वाइट होल। जैसे ब्लैक होल क्या करता है, मास को खींच लेता है, वाइट होल क्या करता होगा, मास से जो एनर्जी बनी है वो उस एनर्जी को क्या करता होगा, कहीं और पैरेलल यूनिवर्स में क्या करता होगा, निकालता होगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुनोगे आप लोग, उन्होंने दिया था कि वाइट होल की पॉसिबिलिटी है। पर अभी तक वाइट होल डिस्कवर नहीं हुआ है। पर क्योंकि ब्लैक होल अगर है भाई, ब्लैक होल इनपुट है तो उसका आउटपुट कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो वही आउटपुट क्या है बेटा, वाइट होल है। तो वाइट होल का कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकली तो है, एक्सपेरिमेंटली अभी तक वो ऑब्जर्व नहीं हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड फिजिक्स में जो रिसर्च का होता है वो यही यूनिवर्स है। और अगर कोरोना से पहले आप रिसर्च का टॉपिक देखेंगे तो जो भी रिसर्च का टॉपिक था वो इसी दो बात पे फोकस था। क्या, एक था आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और दूसरा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स फिजिक्स हो गई, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या हो गई, बायो हो गई। क्योंकि सारा का सारा रिसर्च इस बात पे फोकस होने लगा था कि भैया आखिर हम कैसे आए दुनिया में, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि जो भी थ्योरी आपकी मिली है वो कोई थ्योरी सफिशिएंट नहीं है, वो कोई थ्योरी ये पूरी तरीके से नहीं बताती है कि कैसे ओरिजिन हुआ। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ लूप होल है, लूप होल मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो जो एक्चुअल थ्योरी है उसको GUT कहते हैं, GUT कहते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, GUT कहते हैं इसको। तो जो एक्चुअल GUT है वो अभी तक कोई साइंटिस्ट देने में सक्षम नहीं हो पाया है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहते हैं इसको, जिसमें सारे नियम कानून मिला करके एक ऐसी थ्योरी दी जाए जो ये बताए कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ या लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बात समझ आ रहा है। तो ये टोटल जो है वो स्टोरी है। आइंस्टीन का नाम वो क्यों लिए होंगे, इस फॉर्मूले की वजह से, E = mc² से। पर ये जनरल फार्मूला है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम डस्टर चला के मार भी देते हैं, जो ज़्यादा बोलता है। कभी कभी हम डस्टर चला के मार भी देते हैं। ये हम बता रहे थे कि आगे आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान देंगे कि सर को गुस्सा आ सकता है, तो हाथ में डस्टर होता है तो डस्टर चला के सर मार भी सकते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। बोले भैया, एंट्रोपी को तीन तरह से आप समझ चुके। पहला क्या समझा, एंट्रोपी क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन। दूसरा क्या समझा आपने, एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। और तीसरा पिछले टर्म पे आपने क्या समझा था, एंट्रोपी क्या होता है, थर्मल इनर्शिया। एंट्रोपी को हम थर्मल इनर्शिया भी कह सकते हैं। आज एंट्रोपी का चौथा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्रोपी से हम सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ किसी किताब में नहीं मिलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन। दूसरा क्या है, एंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तीसरा क्या होता है, एंट्रोपी से हम क्या, एंट्रोपी को हम क्या समझ सकते हैं, थर्मल इनर्शिया। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एंट्रोपी की हेल्प से हम सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एंट्रोपी से हम सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंट्रोपी का ये 4 कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है। इसके अलावा कोई 5वां कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपको मिलेगा आप बताइएगा, अगले साल से उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। पर कोई 5वां कॉन्सेप्ट उसका नहीं होता है। और चारों कॉन्सेप्ट आपको एक किताब में नहीं मिलेंगे। किसी में 2 दिया है, किसी में 1 ही दिया है। 3 तक भी लोग नहीं गए हैं, या 3 तक गए भी हैं तो कहीं बीच में 1 लाइन लिख दी है, वो खोजना पड़ेगा आपको। तो उतना किसके पास टाइम है आपके पास। आप तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में बिजी हैं। परसों वो भी बंद हो गया था, परसों भी बंद हो गया था। आदमी कोरोना से मर रहा था, अब उससे भी कुछ लोग मर गए होंगे। 2-3 घंटा जो बंद था, कैसे जिए होंगे, ये भी दिक्कत है। चलिए देखिए, कंसीडर है कितने लोग जो है मोबाइल ऑन ऑफ करके देख रहे थे कि नेटवर्क तो नहीं है, क्या दिक्कत हो गया। तुझे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतना ज़रूरी हो गया ज़िंदगी में। माँ बाप की तबीयत खराब है, टेंशन नहीं है, पर देख अरे बाप अब क्या हो गया, अब क्या करें, कैसे रहेंगे हम। आदिवासी वाली फीलिंग आई थी एकदम कि जंगल में आ गए, नेट काम ही नहीं कर रहा है। चल लिखिए, कंसीडर रिवर्सिबल कोरोना में सांस नहीं आ रही है, मोबाइल में नेट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम नहीं चल रहा है, आदमी करे तो क्या करे भाई, क्या किया जाए बताइए। एक तो कोरोना बुआ आपकी आ गई थी तो प्रमोट करा दिया आप लोगों को। अब की बार देखिए कौन सी बुआ आती हैं आपकी। लिखिए, कंसीडर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, कंसीडर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल in which h1 amount of heat, reversible Carnot cycle, Carnot's कार्नोट्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक इंजन बनाया था, उसको कार्नोट्स इंजन कहते हैं, ठीक है। तुम लोग एक बार पढ़ लेना, नोट्स पहले कंप्लीट कर लेना। किसी दिन संडे को बुला करके तुम लोग को पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है ना। संडे को बुला करके तुम लोग को पूरा, जिस दिन अनसॉल्व कराना होगा तो तुम लोग को 1 घंटा पहले बुला लेंगे, जिन लोगों का छूटा उन लोगों का पूरा रिवीजन करा देंगे, पर पहले भी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। और संडे को बुला करके दिन अनसॉल्व कराएंगे आप लोगों को जो क्वेश्चन बना। हालांकि इसमें तो अनसॉल्व पहले हो ही गया है, हमको नहीं लगा कोई बहुत क्वेश्चन बचा होगा, पर देख लेते कुछ जो 1-2 क्वेश्चन बचा होगा उसको संडे को बुला लेंगे और संडे को पूरा खत्म करा देंगे, ठीक है ना। टेस्ट तो अभी देखा जाएगा, क्योंकि संडे को IAS का एग्जाम हम लोग की ड्यूटी लगी है, उसमें तो पेपर बना नहीं पाएंगे। और इस पूरा हफ्ता जो है बहुत बिजी है, कॉलेज, कोचिंग सब, मतलब इस पूरे हफ्ते नींद मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। सुबह वाली नींद जो होती है, संडे को मिलता था, संडे को IAS की ड्यूटी है, उसमें जाना है, IAS का एग्ज़ाम करवाने जाना है, तो थोड़ा काम इधर ज़्यादा है। चलिए क्या लिखिए, कंसीडर अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल इन विच h1 amount of heat in which h1 amount of heat absorbed at temperature T1, absorbed at temperature T1 and H2 amount of heat and H2 amount of heat rejected at temperature T2, then work done is given by W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, याद है आपको, H1 माइनस H2 के, याद आया। जो लोग पढ़े हैं वो बताएं, H1 माइनस H2, वर्क डन कितना होता है बेटा, H1 माइनस H2। चलिए छाप दीजिए, फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, विच इज द, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विच इज द अवेलेबल एनर्जी, which is the available energy, फिर लिखिए, and heat rejected H2
and heat rejected H2 is the unavailable energy, and heat rejected H2 is the unavailable energy, full stop. Since in reversible Carnot cycle, since in reversible Carnot cycle, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? T1 अपॉन T2 के होता है। T1 अपॉन T2 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। चलिए, और यहाँ से दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट H2 अपॉन H1 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? T2 अपॉन T1 के, है कि नहीं? चलिए, और यहाँ से H2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? H2 बराबर किसके इक्वल होगा बताइए? H1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई T2। इसको डब्बे में कर दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए। ठीक है भैया? चल, अब मेरी बात जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात जरा ध्यान से देखिए। सही लिखी हो? मेरी बात जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बात देखिए, ज़रा देखिए, समझिए पहले। देखिए, ऊपर क्या है बेटा? हीट है। नीचे क्या है बताइए? टेम्परेचर है। ऐसी किसी क्वांटिटी को आप जानते हैं जिसमें ऊपर हीट हो नीचे टेम्परेचर हो? एंट्रोपी। एंट्रोपी में ऊपर क्या होता है बेटा? हीट होता है, नीचे क्या होता है? टेम्परेचर होता है ना? तो एंट्रोपी इधर है आपका, और इधर क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी है। मतलब विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, है ना? तो एंट्रोपी का 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पहला क्या? एंट्रोपी क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। दूसरा क्या? एंट्रोपी से हम सिस्टम की डिसऑर्डरनेस क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा, एंट्रोपी क्या होता है? थर्मल इनर्शिया होता है। एंट्रोपी को हम एज अ थर्मल इनर्शिया भी कंसीडर कर सकते हैं। और चौथा क्या? सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। ठीक है भैया? चलिए, छाप दीजिए, लिखिए। 10 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, 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 कांस्टेंट टेम्परेचर T2, द अनअवेलेबल एनर्जी, द अनअवेलेबल एनर्जी, द अनअवेलेबल एनर्जी, द अनअवेलेबल एनर्जी H2, the unavailable energy H2 depends upon the value of ऐसे लिखिएगा, the value of H1 upon T1, ऐसे लिखिएगा, H1 upon T1, the value of H1 upon T1, ठीक है ना? H1 upon T1 which is the increase in entropy, which is the increase in entropy, which is the increase in entropy, which is the increase in entropy in reversible process, in reversible process at temperature T1, in reversible process at temperature T1, at temperature T1, thus entropy is thus entropy is measure of measure of unavailable energy. Entropy is measure of unavailable energy in the system, unavailable energy in the system, ठीक है भैया? चलिए, तो 4 कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का ना क्लियर हो गया। अब देखिए 2 छोटे छोटे सवाल और हैं। पहला सवाल क्या है कि आपने एंट्रोपी के रिगार्डिंग 2 लॉ लिखा था, 2 नियम लिखा था। दो बेसिकली स्टेटमेंट होता है, एक क्लैसियस का स्टेटमेंट होता है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना? उन दोनों को हमको इक्विवेलेंट दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है। और
एब्सोलूट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक को आधा भी हम आज बता देते हैं, कल हम क्या कर देंगे, इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए ज़रा, इक्विवेलेंस इन, इक्विवेलेंस इन, मिटा देते हैं इसको, इक्विवेलेंस इन। आज घर पे जा कर के भैया पूरा रिवाइज कर डालिएगा, जो भी कहानी आपने लिखी है इससे उसको पूरा एक बार पढ़ डालिएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये भी बात सही है कि जो भी आज आप पढ़े हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, ये फॉर्मूला नया है क्या, नहीं है। इंक्रीज होती है एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, कांस्टेंट होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, कॉन्सेप्ट नया है क्या, नहीं है, सब पुराना पढ़ा आपने। बस पुरानी चीज़ों को एक नए तरीके से आपने क्या किया, आज देखा। तो घर पे जा कर के बेटा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कोई कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है आप पूछ लेंगे। हालांकि आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग कुछ पूछते नहीं हैं। इसका दो वजह हो सकता है, या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं और या तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो आप सोच लीजिए एक्चुअल वजह क्या है, आप एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल रीज़न क्या है। या तो हम बहुत अच्छा पढ़ा देते, इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि सब आपको समझ में आ जाता है, और या तो फिर भगवान ही मालिक है। चलिए चलिए हेडिंग डाल दीजिए, इक्विवेलेंस इन केल्विन प्लैंक, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस इन केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक एंड क्लैशियस स्टेटमेंट, एंड क्लैशियस स्टेटमेंट। तो पहले आइए दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट है क्या। चलिए ये ऐसे ही पूछा गया है, तो पहले दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अरे इसमें सिंगल एस होगा यार, केल्विन प्लैंक एंड क्लैशियस स्टेटमेंट। तो इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, पहली हेडिंग आप डालिए इसमें केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, कि केल्विन प्लैंक्स का क्या स्टेटमेंट है। और ये भी आप पहले से जानते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। लिखिए केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट में लिखिए, लिखिए लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, लिखिए इट इज़ इम्पॉसिबल, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, लिखिए इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, it is impossible to construct a device, it is impossible to construct a device which operating in a cycle, which operating in a cycle will take heat from a body, which operating in a cycle will take heat from a body, will take heat from a body, will take heat from a body and convert it, and convert it, and convert it completely, and convert it completely, completely into work, and convert it completely into work, into work without leaving, without leaving, without leaving any change, any change anywhere, without leaving any change anywhere, without leaving any change anywhere। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए क्लैशियस स्टेटमेंट, क्लैशियस स्टेटमेंट। आइए क्लैशियस स्टेटमेंट बताते हैं हम। लिखिए इट इज़ इम्पॉसिबल, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ इम्पॉसिबल ही है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operating in a cycle, which operating in a cycle, which operating in a cycle
will transfer, which operating in a cycle will transfer heat from a cold body to a hot body, cold body to a hot body without expenditure of work by an external energy source, by an external energy source, inverted comma close. In other words, heat cannot flow from, साइमल्टेनियसली करिएगा, हीट कैनॉट फ्लो साइमल्टेनियसली ना, हीट कैनॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली करिए, हीट कैनॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी to a hotter body, ठीक है बेटा, ठीक है। आप एक काम करिएगा, घर पे जा करके आज दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, और जब दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, क्या समझ में आएगी कि जो आप पहले से जानते हैं इंजन के कॉन्सेप्ट को, सोर्स और सिंक को लेकर के, वही बात इसमें कही गई है ना। घर पे जाके आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से। कल हम लोग यहीं से क्या करेंगे, दोनों स्टेटमेंट पहले आपको समझाएंगे और दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, ये कल क्या करा देंगे बेटा, प्रूफ करा देंगे, ठीक है। चलो।